दोस्तों, अगर आप भी कुछ महीनों से ये सोच रहे थे कि गोल्ड की रैली ख़त्म हो चुकी है, तो पिछले कुछ दिनों का मार्केट शायद आपको फिर से ये सोचने पर मजबूर कर रहा होगा, क्योंकि गोल्ड ने एक बार फिर तेज़ी पकड़ ली है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ने 4,600 का लेवल वापस रिगेन कर लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, गोल्ड ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज भी डिसाइसिवली क्रॉस किया है। 21 अगस्त को स्पॉट गोल्ड लगभग $4624 पर आउंस तक पहुंच गया और सिर्फ इस हफ्ते में गोल्ड 5% से ज़्यादा चढ़ चुका है। सिल्वर भी करीब $7.70 पर आउंस के आसपास पहुंच गया है और भारत में MCX गोल्ड ने भी 1.6 लाख पर 10 ग्राम के आसपास का जोन फिर से छू लिया है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि गोल्ड का प्राइस आज कितना है। असली सवाल है कि अब आगे क्या होगा। क्या गोल्ड फिर से अपना पुराना हाई तोड़ेगा? क्या $5,000 अगला इम्पॉर्टेंट लेवल है? क्या उसके बाद 5,400 और 5,500 का पुराना हाई भी टूट सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया में गोल्ड 1,75,000 प्रति 10 ग्राम तक का लेवल इसी साल छू सकता है? और अगर गोल्ड भागा तो क्या सिल्वर भी इस बार गोल्ड से तेज़ भाग सकता है? लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ टारगेट नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि टारगेट बताना सबसे आसान काम है। आज हम समझेंगे कि गोल्ड को ऊपर ले जाने वाली असली ताकत क्या है। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार गोल्ड की कहानी सिर्फ वॉर या इन्फ्लेशन की कहानी नहीं है। ये कहानी है डॉलर के कमज़ोर होने की कहानी, अमेरिका के बढ़ते कर्ज की कहानी, ट्रेजरी मार्केट में इंटरवेंशन की कहानी, इंटरेस्ट रेट अनसर्टेनिटी की बात, सेंट्रल बैंक्स की लगातार गोल्ड में बाइंग और सबसे इम्पॉर्टेंट, दुनिया के रिजर्व एसेट्स को लेकर पूरे दुनिया की बदलती हुई सोच। अगर आप गोल्ड या सिल्वर में पैसा रखते हैं या आने वाले महीनों में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, क्योंकि अंत में मैं आपको अपना गोल्ड और सिल्वर का शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सिनेरियो आउटलुक बताऊंगा। पूरा अपना फ्रेमवर्क बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए आखिरी तक ज़रूर बने रहिए। काफ़ी इंसाइटफुल वीडियो होने वाला है गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टिंग के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। गोल्ड अचानक से फिर क्यों भाग रहा है? पहले समझते हैं कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ। गोल्ड के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर बना यूएस डॉलर और यूएस ट्रेजरी मार्केट। 21 अगस्त को डॉलर करीब 3 महीने के लो पे चला गया और उसी समय गोल्ड 3 महीने के हाई पे पहुंच गया। और ये कोइंसिडेंस नहीं था, क्योंकि गोल्ड की प्राइस डॉलर में होती है प्राइसिंग। जब डॉलर कमज़ोर होता है तो बाकी करेंसीज के इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड रिलेटिवली सस्ता हो जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है। इस बार एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। यूएस ट्रेजरी ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की बाई बैक को बढ़ाने का फैसला किया। ट्रेजरी ने लॉन्ग डेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बाई बैक ऑपरेशंस को बढ़ाकर कम से कम लगभग $4 बिलियन पर ऑपरेशन कर दिया। मार्केट ने इस कदम को सिर्फ लिक्विडिटी मैनेजमेंट की तरह नहीं देखा, बल्कि इन्वेस्टर्स के एक हिस्से ने इसे एक सिग्नल की तरह लिया कि यूएस गवर्नमेंट खुद लॉन्ग टर्म बोरोइंग कॉस्ट और ट्रेजरी मार्केट की स्टेबिलिटी को लेकर परेशान है। और यहीं से गोल्ड की कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि गवर्नमेंट को बॉन्ड मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए इंटरवेंशन करना पड़ रहा है, तो एक सवाल उठता है, फिर वेल्थ को किस एसेट में रखा जाए? और यही पे सामने आता है गोल्ड। अमेरिका का $40 ट्रिलियन का कर्ज, असली कहानी समझिए दोस्तों। अमेरिका का गवर्नमेंट कर्ज अब $40 ट्रिलियन के ऊपर जा चुका है।
लेकिन मैं यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात साफ करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका दिवालिया होने वाला है। ऐसा कहना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। डॉलर अभी भी दुनिया का प्रमुख रिजर्व करेंसी है। यूएस ट्रेजरी मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लिक्विड सॉवरेन बॉन्ड मार्केट है। इसलिए ये कहना कि अमेरिका का कर्ज बढ़ गया इसलिए डॉलर ख़त्म हो जाएगा, ये गलत एनालिसिस होगी। लेकिन दूसरी तरफ कर्ज का जो मैथमेटिक्स है उसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। जब कर्ज लगातार बढ़ता है, जब इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ती है और अगर इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक ऊंची रहती है तो गवर्नमेंट के लिए डेट सर्विसिंग और महंगी हो जाती है। यानी डेट पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, यानी पॉलिसी मेकर्स के सामने धीरे धीरे एक डिफ़िकल्ट इक्वेशन बनती है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग और कर्ज भी कम करना आसान नहीं है। और यही वह एनवायरनमेंट है जिसमें इन्वेस्टर अक्सर हार्ड एसेट की तरफ देखते हैं और गोल्ड इसी कैटेगरी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन क्या गोल्ड सिर्फ डेट फियर पर ऊपर जाएगा? ये कर्ज का जो डर है, नहीं। यही इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट बात है। गोल्ड को सपोर्ट करने वाले कम से कम 5 बड़े पिलर्स इस समय दिखाई दे रहे हैं। पहला, डॉलर की कमज़ोरी। दूसरा, इंटरेस्ट रेट अनसर्टेनिटी। तीसरा, सेंट्रल बैंक की लगातार हो रही बाइंग गोल्ड में। चौथा, जियोपॉलिटिकल रिस्क। और पांचवा, इन्वेस्टमेंट डिमांड और लिमिटेड सप्लाई रिस्पॉन्स। इन पांचों को एक साथ देखिए, तभी आपको गोल्ड की पूरी पिक्चर दिखाई देगी और आपको इंसाइट मिलेगा कि गोल्ड का प्राइस अगले कुछ समय में कहाँ जाएगा। सेंट्रल बैंक्स अभी भी गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं? ये गोल्ड की सबसे पावरफुल लॉन्ग टर्म स्टोरी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की लेटेस्ट डेटा के मुताबिक 2026 की दूसरे क्वार्टर्स में सेंट्रल बैंक्स ने करीब 289 टन गोल्ड खरीदा। ये पहले क्वार्टर के रिवाइज 57 टन से लगभग 5 गुना ज़्यादा था और क्वार्टर 2 की बाइंग पिछले 4 सालों के मजबूत ट्रेंड के अनुरूप वापस आ गई। पोलैंड सबसे बड़े बायर्स में रहा। चाइना ने भी दूसरी क्वार्टर्स में करीब 33 टन गोल्ड ऐड किया और पहली छमाही में चाइना की रिपोर्टेड बाइंग करीब 40 टन रही। अब सवाल है कि सेंट्रल बैंक्स गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं? क्या उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है? नहीं, असली वजह कहीं ज़्यादा स्ट्रेटजिक है। सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने ये देखा है कि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के समय फिनेंशियल एसेट पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। इससे एक चीज़ स्पष्ट हुई कि गोल्ड किसी दूसरे देश की लायबिलिटी नहीं है। यूएस ट्रेजरी किसी गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, बैंक डिपॉजिट किसी बैंक की लायबिलिटी है, लेकिन फिजिकल गोल्ड वह अपने आप में एक रिजर्व एसेट है। इसलिए सेंट्रल बैंक्स के लिए गोल्ड का स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बढ़ गया। और ध्यान दीजिए, ये कोई 1-2 महीने का ट्रेंड नहीं है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2022 से सेंट्रल बैंक्स औसतन करीब 1000 टन प्रति वर्ष गोल्ड खरीदते रहे। यानी गोल्ड के नीचे एक स्ट्रक्चरल बायर मौजूद है और यही बात है कि किसी भी करेक्शन को इंटरेस्टिंग बनाती है गोल्ड की और एक मौके की तरह इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट करती है। अब सवाल कि क्या गोल्ड में अब करेक्शन नहीं आएगा? देखिए, बिल्कुल आएगा और मैं ये बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ। गोल्ड कोई वन वे एलिवेटर नहीं है जो आपके वेल्थ को ऊपर ले जाएगा। ये भी एक एसेट है और एसेट प्राइसेस ऊपर जाने के बाद करेक्शन करते हैं। इस साल गोल्ड ने इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया। जनवरी में गोल्ड करीब $5405 का रिकॉर्ड बनाया था, फिर जून में यही करीब $4000 तक गिर गया, यानी लगभग 25% का ड्रॉडाउन। और यही रीज़न है कि जो व्यक्ति गोल्ड को सेफ एसेट समझकर बिना वॉलेटिलिटी के रिटर्न की उम्मीद करता है वो गलत सोच रहा है। गोल्ड सेफ हो सकता है लेकिन वोलाटाइल नहीं होगा, ऐसा सोचना गलत है और हिस्ट्री भी यही बताती है।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिस्टोरिकल एनालिसिस में 1971 के बाद कई ऐसे पीरियड रहे जब गोल्ड अपने रिकॉर्ड हाई से 20% से ज़्यादा गिरा। इसलिए अगर गोल्ड कल 3, 5 या 8% गिर जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी गोल्ड की स्टोरी खत्म हो गई। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लें। अभी गोल्ड में सबसे बड़ा टेक्निकल सिग्नल क्या है, चार्ट पे अगर आएँ तो गोल्ड ने हाल ही में $4500 के आसपास का इंपॉर्टेंट जोन को वापस रिगेन कर लिया और 21 अगस्त को स्पॉट गोल्ड ने लगभग 4624 टच किया डॉलर में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, गोल्ड अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है जो करीब $4513 के लेवल का था। टेक्निकल एनालिस्ट के अनुसार अगला इमीडिएट जोन करीब $4700 हो सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से अगले कुछ दिनों में सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है $4700। अगर गोल्ड 4700 के ऊपर टिकता है तो मोमेंटम और मजबूत हो सकता है और तब अगला साइकोलॉजिकल टारगेट हो जाएगा $5000 का। लेकिन अगर $4700 पर स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आती है तो तभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड के लिए 4500 के आसपास का जोन अब बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस बन सकता है और अगर वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ी तो 4400-4500 के आसपास पुल बैक संभव है। यानी मेरा बेस केस ये नहीं है कि गोल्ड सीधे लाइन में ऊपर जाएगा। मेरा बेस केस है रैली, फिर करेक्शन, फिर कंसोलिडेशन और फिर ब्रेकआउट की कोशिश। ये नॉर्मल ट्रेंड रहेगा। अब डॉलर 5000 सिर्फ सपना है या रियलिस्टिक टारगेट? सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, क्या गोल्ड 5000 तक जा सकता है? मेरे हिसाब से हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें साथ में आनी चाहिए। पहली, डॉलर की कमज़ोरी जारी रहे। दूसरी, लॉन्ग टर्म यूएस यील्ड्स में मीनिंगफुल गिरावट। इन चीज़ों पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। और तीसरी, फेड पॉलिसी एक्सपेक्टेशन गोल्ड के फेवर में जाए। और चौथी, ईटीएफ और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फ्लो वापस गोल्ड में मजबूत रहे। और पांचवी, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी रहे या बढ़े। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मिड ईयर फ्रेमवर्क के अनुसार गोल्ड के लिए अपसाइड सिनेरियो में $4500 और उसके ऊपर की तरफ मूवमेंट संभव है, जबकि $5000 के आसपास टिकाऊ मूव के लिए स्ट्रॉन्गर कैटलिस्ट की ज़रूरत होगी। इसलिए $5000 कोई फैंटेसी टारगेट नहीं है, बिल्कुल अचीवेबल टारगेट है, लेकिन इसे ऑटोमेटिक टारगेट नहीं मानूंगा, उसके लिए कुछ कैटलिस्ट चाहिए। अब एक बड़ा सवाल, क्या गोल्ड अपना पुराना हाई तोड़ेगा? यहाँ मैं थोड़ा एग्रेसिव सिनेरियो बताता हूँ। अगर गोल्ड 5000 डिसिसिवली क्रॉस करता है तो मार्केट की साइकोलॉजी बदल जाएगी, क्योंकि फिर इन्वेस्टर कहेंगे अच्छा, जनवरी का हाई अब दूर नहीं है, और जनवरी का हाई करीब 5405 का था डॉलर में। अगर गोल्ड वहाँ तक वापस जाता है तो उस लेवल को ब्रेकआउट करेगा और तो टेक्निकल रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो सकता है। उसके बाद 5500, फिर 5700, फिर 6000 जैसे लेवल मार्केट डिस्कशन का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये मेरा बुल केस है, बेस केस नहीं है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा बेस केस पर होना चाहिए, फैंटेसी पर नहीं। भारत में कहानी और इंटरेस्टिंग क्यों है? अब इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि भारतीय इन्वेस्टर के लिए सिर्फ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस मैटर नहीं करता। आपके लिए दो चीज़ें मैटर करती हैं, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस और प्लस डॉलर रुपी। और अभी डॉलर रुपी भी बहुत इंटरेस्टिंग जोन में है। 21 अगस्त को रुपी करीब 95.69 पर डॉलर पे बंद हुआ और इस साल रुपी करीब 6.5% कमज़ोर हो चुका है। यानी अगर इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस स्थिर भी रहे और रुपी कमज़ोर होता रहे तो इंडिया में गोल्ड की कीमतें फिर भी ऊपर जा सकती हैं। इसलिए इंडिया में गोल्ड का रिटर्न कभी कभी इंटरनेशनल गोल्ड रिटर्न से अलग दिखाई देता है। और यही कारण है कि मैं इंडियन इन्वेस्टर को गोल्ड एनालाइज करते समय सिर्फ कॉमेक्स चार्ट देखने की सलाह नहीं दूंगा। आपको देखना है गोल्ड, डॉलर, रुपी, इंपोर्ट ड्यूटी और डोमेस्टिक डिमांड। ये पांचों चीज़ें पर आपको नज़र रखनी है। अब क्या इंडिया में 1,75,000 का गोल्ड संभव है? अब सवाल है शायद जिसका इंतज़ार आप सब लोग कर रहे हैं, क्या गोल्ड 1,75,000 प्रति 10 ग्राम जा सकता है?
मेरे हिसाब से हाँ, मीडियम टर्म बुल सिनेरियो में ये लेवल इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके लिए अगले कुछ दिनों का टारगेट समझना गलती होगी। अगर इंटरनेशनल गोल्ड 5,000 से 5400 के जोन में जाता है और रुपी 96 से 100 के आसपास रहता है, तो इंडियन गोल्ड प्राइस के लिए 1,60,000 से ऊपर के लेवल बिल्कुल अचीवेबल हो जाते हैं। अगर ग्लोबल गोल्ड फिर 5400 या 5500 के ऊपर निकलता है, जबकि रुपी भी कमज़ोर रहता है, तो 1,70,000 से 1,75,000 का जोन भी मीडियम टर्म में पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, MCX प्राइस, स्पॉट प्राइस और ज्वेलरी रिटेल प्राइस एक जैसे नहीं होते हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज़, GST, प्रीमियम, मेकिंग चार्जेस और लोकल मार्केट स्प्रेड अलग अलग होते हैं। इसलिए 1,75,000 को एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं, बल्कि बुल केस जोन की तरह आप समझिए। इंडिया में डिमांड कमज़ोर है तो गोल्ड कैसे ऊपर जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हाई प्राइस की वजह से इंडिया में फिजिकल ज्वेलरी की डिमांड पर प्रेशर आता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार इंडिया की Q2 गोल्ड डिमांड करीब 131 टन रही, जो ईयर ऑन ईयर 6% कम थी। लेकिन दूसरी तरफ स्पेंडिंग वैल्यू लगभग 1989 बिलियन यानी 1.98 लाख करोड़ रही। Q2 के लिए रिकॉर्ड लेवल है ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, क्योंकि क्वांटिटी कम हो रही है लेकिन प्राइस इतना ज़्यादा है कि टोटल वैल्यू फिर भी बहुत बड़ी है। और अब आगे वेडिंग सीज़न, फेस्टिव डिमांड एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दे सकते हैं। इसलिए इंडिया में डिमांड पूरी तरह ख़त्म नहीं हो रहा, वह सिंपली प्राइस सेंसिटिव हो गया है। अब आते हैं सिल्वर पर। और दोस्तों, गोल्ड की कहानी का स्टेबिलिटी प्लेयर है इस कहानी का, तो सिल्वर उसका हाई बीटा भाई है। सिल्वर तेजी में गोल्ड से ज़्यादा तेज भाग सकता है, लेकिन करेक्शन में सिल्वर भी गोल्ड से ज़्यादा तेज गिर सकता है। और अभी सिल्वर की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 21 अगस्त को इंटरनेशनल सिल्वर करीब $69 के आसपास था और एक दिन में लगभग 2.3% ऊपर गया। लेकिन सिल्वर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन सिर्फ सेफ हेवन डिमांड नहीं है, सिल्वर की दूसरी आइडेंटिटी है। एज ए इंडस्ट्रियल मेटल सिल्वर का इस्तेमाल होता है सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल्स में, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंक्रीजिंगली AI और डेटा सेंटर इकोसिस्टम में भी। सिल्वर इंस्टीट्यूट के अनुसार 2026 में ग्लोबल सिल्वर मार्केट लगातार छठे साल डेफिसिट में रहने की उम्मीद है। 2026 का प्रोजेक्टेड डेफिसिट करीब 67 मिलियन आउंस है और फिजिकल इन्वेस्टमेंट डिमांड में करीब 20% की ग्रोथ का अनुमान है। यानी सिल्वर के पास एक स्ट्रक्चरल डिमांड स्टोरी भी है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हाई प्राइस की वजह से सोलर इंडस्ट्री सिल्वर यूज़ को कम करने और सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सिल्वर की स्टोरी पूरी तरह वन साइडेड बुलिश नहीं है। गोल्ड में सबसे बड़ा रिस्क है इंटरेस्ट रेट, डॉलर और इन्वेस्टर पोजीशनिंग का। सिल्वर में इसके अलावा एक और रिस्क है, वो है इंडस्ट्रियल डिमांड का। अगर ग्लोबल इकोनॉमी बहुत स्लो होती है तेज़ी से, तो इंडस्ट्रियल मेटल पे प्रेशर आ सकता है। और सिल्वर क्योंकि प्रेशियस मेटल भी है और इंडस्ट्रियल मेटल भी है, इसलिए ये दोनों डायरेक्शन से हिट हो सकता है। इसलिए सिल्वर को गोल्ड की तरह सेफ हेवन समझना सही नहीं होगा। सिल्वर ज़्यादा वॉलेटाइल अपॉर्चुनिटी है। फिर गोल्ड या सिल्वर किसे चुने? अगर मुझे दोनों को एक लाइन में समझाना हो तो मैं कहूँगा गोल्ड इज इक्वल टू पोर्टफोलियो इंश्योरेंस प्लस वेल्थ प्रिजर्वेशन। पोर्टफोलियो इंश्योरेंस भी है और वेल्थ प्रिजर्वेशन भी है। सिल्वर हायर रिस्क, हायर वॉलेटिलिटी, ग्रोथ बेट। रिस्क ज़्यादा है सिल्वर में, वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होगी और ग्रोथ भी ज़्यादा हो सकता है। गोल्ड में सेंट्रल बैंक्स हैं, गोल्ड में रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन है, गोल्ड में जियोपॉलिटिकल हेज है, गोल्ड में करेंसी हेज है। सिल्वर में भी ये सब है, लेकिन इसके साथ सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। और यही वजह है कि सिल्वर तेज़ी में कई बार गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उसी वजह से करेक्शन भी सिल्वर में कई बार ज़्यादा खतरनाक हो सकती है।
गोल्ड सिल्वर का एक इंटरेस्टिंग सिग्नल है, एक मेट्रिक है जिसे बहुत कम रिटेल इन्वेस्टर देखते हैं, वो है गोल्ड सिल्वर रेशियो। ये बताता है कि 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए कितने आउंस सिल्वर चाहिए। जब ये रेशियो बहुत ज़्यादा होता है तो रिलेटिव बेसिस पर सिल्वर सस्ता माना जा सकता है। जब ये रेशियो बहुत कम होता है तो सिल्वर गोल्ड की तुलना में महंगा हो सकता है। सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिसर्च के हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के बीच में हिस्टोरिकल रिलेशनशिप आज भी काफ़ी रेलिवेंट है और पिछले 2 दशकों में दोनों की प्राइस कोरिलेशन मजबूत हुई है। इसलिए मैं सिल्वर को गोल्ड से अलग कहानी नहीं मानता हूँ और मैं इसे गोल्ड साइकिल का हाई बीटा एक्सटेंशन मानता हूँ। मेरा अगले कुछ महीनों का गोल्ड सिनेरियो मैं अपने व्यू 3 सिनेरियो में डिवाइड करता हूँ। पहला बेस केस, यानी गोल्ड 4400 से 4800 के बीच में वॉलेटिलिटी दिखाए, फिर धीरे धीरे $5000 की तरफ बढ़े। ये सिनेरियो तब होगा जब डॉलर कमज़ोर रहे लेकिन फेड बहुत एग्रेसिवली ईजिंग ना करे। ये मेरा सबसे बैलेंस्ड सिनेरियो है। दूसरा बुल केस सिनेरियो, गोल्ड 4700 डिसिसिवली ब्रेक करे, फिर 5000, फिर 5400, फिर 5500। अगर जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है, डॉलर शार्पली कमज़ोर होता है, बॉन्ड मार्केट स्ट्रेस बढ़ता है, तो ये सिनेरियो काफ़ी तेज़ी से आ सकता है। और तीसरा बेयर केस, अगर यूएस इन्फ्लेशन फिर तेज़ी से ऊपर जाती है, फेड ज़्यादा हॉकिश हो जाता है, रियल यील्ड्स बढ़ती हैं, डॉलर मजबूत होता है और जियोपॉलिटिकल टेंशन शांत हो जाता है, तो गोल्ड वापस 4200 से 4400 के जोन में करेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ भी स्ट्रक्चरल सेंट्रल बैंक डिमांड डाउनसाइड को क्वेश्चन कर सकती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी यही संकेत दिया है कि करंट मार्केट मैक्रो सिचुएशन में गोल्ड रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्गर जियोपॉलिटिकल या मॉनेटरी कैटलिस्ट अपसाइड को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। गोल्ड करेक्शन में क्या करना है अगर करेक्शन आता है? तो दोस्तों मैं यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। जब गोल्ड तेज़ी होती है तो हर कोई गोल्ड खरीदना चाहता है, लेकिन स्मार्ट एलोकेशन अक्सर तब होता है जब गोल्ड करेक्शन करता है। क्यों? क्योंकि करेक्शन आपको बेहतर रिस्क रिवॉर्ड देता है। अभी गोल्ड ने तेज़ी से मूव किया है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति आज पहली बार गोल्ड में एंट्री ले रहा है तो पूरा पैसा एक साथ लगाना समझदारी नहीं है। बेहतर तरीका है स्टैगर्ड बाइंग। मान लीजिए गोल्ड में 1 लाख लगाने का फैसला किया है तो पूरा 1 लाख आज लगाने की बजाय एक हिस्सा अभी, एक हिस्सा मीनिंगफुल करेक्शन में और बाकी हिस्सा तब जब ट्रेंड कन्फर्मेशन मिले। इससे आपकी सबसे बड़ी समस्या ख़त्म हो जाती है कि मैंने गलत दिन खरीद लिया, मैंने हाई पे खरीद लिया। इसलिए हमेशा ही टाइम डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, लेवल डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। पोर्टफोलियो में कितना गोल्ड रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल डिसीजन है। किसी की इनकम अलग है, किसी का रिस्क प्रोफाइल अलग है, किसी की ऑलरेडी प्रॉपर्टी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, किसी के पास इक्विटी बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बिजनेस रिस्क हैं। इसलिए एक यूनिवर्सल परसेंटेज देना सही नहीं होगा, लेकिन ब्रॉडली गोल्ड को पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफायर की तरह देखना चाहिए। ऐसा एसेट जो इक्विटी, करेंसी या जियोपॉलिटिकल शॉक के समय पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सके, वो है गोल्ड। और ध्यान रखिए, गोल्ड का उद्देश्य हमेशा इक्विटी को बीट करना नहीं है। गोल्ड का एम है जब बाकी एसेट्स मुश्किल में हों तब पोर्टफोलियो को बचाए रखना, और यही इसका असली काम है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल मत करना कि गोल्ड की तेज़ी देखकर ज्वेलरी खरीदना और इन्वेस्टमेंट समझना, दोनों अलग बातें हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए फिजिकल ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस, प्योरिटी, रीसेल, स्प्रेड आदि होते हैं। अगर उद्देश्य इन्वेस्टमेंट है तो फिनेंशियल गोल्ड प्रोडक्ट या फिर फिजिकल गोल्ड रॉ फॉर्म में, बुलियन के फॉर्म में आप कंसिडर कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों को मिक्स मत कीजिए कभी भी। अब मेरा सिल्वर व्यू, सिल्वर में मैं गोल्ड की तुलना में ज़्यादा कॉशियस रहूँगा, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर वॉलेटिलिटी टॉलरेट कर सकता है तो सिल्वर इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे 3 इंजन्स हैं: इन्वेस्टमेंट डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड और स्ट्रक्चरल सप्लाई डेफिसिट।
सिल्वर इंस्टीट्यूट के 2026 आउटलुक के अनुसार मार्केट लगातार छठे साल डेफिसिट में रहने की संभावना है और फिजिकल इन्वेस्टमेंट डिमांड मजबूत रहने की उम्मीद है। लेकिन सिल्वर में एक रूल याद रखिए, जब ये भागता है तब फोमो मत कीजिए। जब सिल्वर की हिस्ट्री में बहुत तेज़ रैलीज और बहुत तेज़ करेक्शंस दोनों रहे हैं, यानी सिल्वर में पोजीशन साइजिंग गोल्ड से छोटी रखनी चाहिए। अगले कुछ दिनों में कौन सी 5 चीज़ों पे आपको नज़र रखनी है? अगर आप गोल्ड को अगले कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में ट्रैक करना चाहते हैं तो सिर्फ गोल्ड प्राइस मत देखिए, इन 5 चीज़ों को वॉच लिस्ट में रखिए। नंबर 1, 4700 का गोल्ड, ये इमीडिएट टेक्निकल ट्रिगर है। दूसरा, यूएस डॉलर अगर लगातार कमज़ोर होता है, तीसरा, तो उससे गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। तीसरा, यूएस 10 ईयर और लॉन्ग टर्म यील्ड, अगर ये यील्ड नीचे आती है तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। और दूसरा, चौथा जो अभी होने वाला है इमीडिएट, फेड और जैक्सन होल। मार्केट अभी फेड पॉलिसी को लेकर काफ़ी अनसर्टेन है। जुलाई मीटिंग्स के मिनट्स में कई ऑफिशियल्स ने इन्फ्लेशन के कारण रेट हाइक की संभावना खुली रखी थी। सितंबर मीटिंग के लिए भी मार्केट पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं है, इसलिए फेड का टोन गोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और पांचवा, सेंट्रल बैंक की बाइंग। अगर सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग मजबूत रहती है तो ये गोल्ड को लॉन्ग टर्म बुल केस को सपोर्ट करता रहेगा। और एक बहुत बड़ा वाइल्ड कार्ड है ईरान और जियोपॉलिटिक्स। आज की दुनिया में जियोपॉलिटिकल रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मिडल ईस्ट टेंशन अभी भी ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को प्रभावित कर रही है। और ऑयल अगर लंबे समय तक हाई रहता है तो 2 अपोजिट इफेक्ट्स पैदा होंगे इसके। एक तरफ तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक्स के लिए रेट कट मुश्किल हो जाता है। यानी शॉर्ट टर्म में ये गोल्ड के लिए मिक्स्ड सिग्नल होगा। लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अचानक से बिगड़ती है तो सेफ हेवन डिमांड गोल्ड को तेज़ी से पुश कर सकता है। इसलिए गोल्ड में जियोपॉलिटिक्स एक बाइनरी कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स समझिए, इस पूरी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है गोल्ड को फ़ायदा हो सकता है, अगर इकोनॉमी कमज़ोर होती है गोल्ड को फ़ायदा हो सकता है, अगर इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो गोल्ड को फ़ायदा हो सकता है, अगर जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है तो भी गोल्ड को फ़ायदा हो सकता है, अगर डॉलर कमज़ोर होता है तब भी गोल्ड को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और सेंट्रल बैंक्स रेट्स एग्रेसिवली बढ़ा दे तो गोल्ड शॉर्ट टर्म में गिर भी सकता है। यानी गोल्ड की कहानी सिंपल नहीं है। गोल्ड को समझने के लिए सिर्फ इन्फ्लेशन देखना बंद कीजिए, आपको देखना होगा रियल यील्ड्स, डॉलर, लिक्विडिटी, जियोपॉलिटिक्स, सेंट्रल बैंक डिमांड। मेरा फाइनल गोल्ड कॉल, तो दोस्तों पूरे जो मैंने कहानी कही आज की, एक सेंटेंस में समराइज़ करूं तो गोल्ड की लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी अभी भी मजबूत है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। मेरे लिए इमीडिएट लेवल है डॉलर 4700 का, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 5000 और अगला मेजर साइकोलॉजिकल टारगेट है। अगर 5000 के ऊपर मोमेंटम टिकता है तो पुराने हाई के आसपास 5400-5500 डॉलर से मार्केट डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। उसके ऊपर अगर डॉलर वीकनेस, डेट कंसर्न, सेंट्रल बैंक बाइंग और जियोपॉलिटिकल रिस्क एक साथ मजबूत हुए तो 6000 भी लॉन्ग टर्म बुल के सिनेरियो में इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं इसे बेस केस टारगेट नहीं कहूँगा। इंडिया के इन्वेस्टर के लिए मेरा व्यू कि इंडिया में गोल्ड का इक्वेशन थोड़ा अलग है। अगर इंटरनेशनल गोल्ड ऊपर जाता है और रुपी भी धीरे धीरे कमज़ोर होता है तो डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस को डबल सपोर्ट मिलता है। अभी रुपी करीब 95.7 डॉलर के आसपास है और आरबीआई लगातार करेंसी वोलेटिलिटी को मैनेज कर रहा है। इसलिए इंडियन इन्वेस्टर को इंटरनेशनल गोल्ड के साथ करेंसी भी ट्रैक करनी चाहिए। मेरे हिसाब से 1.6 लाख के ऊपर अगर गोल्ड टिकता है तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। इसके बाद 1.65 और 1.7 लाख, मतलब 1,70,000 प्रति 10 ग्राम, और स्ट्रॉन्ग बुल केस में 1,75,000 का जोन भी पॉसिबल है। ये लेवल मीडियम टर्म में पॉसिबल हैं, लेकिन एक बार फिर ये टारगेट नहीं है, ये सिनेरियो एनालिसिस है। जो मैंने कहा कि किस सिनेरियो में क्या प्राइस अचीवेबल है। मार्केट किसी एनालिस्ट का ऑर्डर नहीं मानता है। और सिल्वर
सिल्वर में मेरा व्यू है कि गोल्ड से ज़्यादा एग्रेसिव। अगर गोल्ड मजबूत रहता है तो सिल्वर के लिए एनवायरनमेंट सपोर्टिव रहेगा, लेकिन सिल्वर में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। मेरे हिसाब से इंटरनेशनल सिल्वर में पहले 70 से $75 का जोन महत्वपूर्ण है। अगर $75 का जोन टूटता है तो $80 की तरफ मोमेंटम बन सकता है। अगर गोल्ड भी $5000 के ऊपर चला जाता है तो सिल्वर में स्पेकुलेटिव मोमेंटम बहुत तेज़ हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं एक वार्निंग ज़रूर दूंगा, सिल्वर में फोमो सबसे खतरनाक है, क्योंकि सिल्वर की रैली जितनी एक्साइटिंग होती है, करेक्शन उतना ही ब्रूटल भी होता है। सबसे बड़ा सवाल है तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि गोल्ड महंगा है या सस्ता, असली सवाल है कि क्या गोल्ड के पीछे जो स्ट्रक्चरल फोर्सेस हैं वो अभी ख़त्म हो गए हैं या अभी और स्ट्रांग हो रहे हैं। मेरी रीडिंग में अभी वे ख़त्म नहीं हुई हैं। सेंट्रल बैंक्स अभी भी सिग्निफिकेंट बाइंग कर रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के लेटेस्ट डेटा में Q2 सेंट्रल बैंक परचेजेस लगभग 289 टन रहे, और सेकेंड हाफ में इन्वेस्टमेंट डिमांड को गोल्ड डिमांड का प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर माना जा रहा है। डॉलर पर अनसर्टेनिटी अभी भी कायम है। यूएस कर्ज और ट्रेजरी मार्केट पर सवाल है। जियोपॉलिटिकल रिस्क बने हुए हैं और गोल्ड की सप्लाई तेज़ी से नहीं बढ़ सकती है। इसलिए मैं गोल्ड को अब सिर्फ सेफ हेवन नहीं मानता, मैं इसे एक स्ट्रैटेजिक ग्लोबल रिजर्व एसेट के रूप में देखता हूँ, और यही डिस्टिंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर गोल्ड अगले 12 से 18 महीने में फिर अपना पुराना हाई तोड़ता है तो आपके हिसाब से अगला बड़ा टारगेट गोल्ड का क्या होगा? $5000, $5500 या $6000? और दूसरा सवाल, अगर आपको गोल्ड और सिल्वर में सिर्फ एक चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे, गोल्ड या सिल्वर? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखकर बताइएगा, गोल्ड और सिल्वर। मैं कमेंट्स पढ़ूंगा और अगले वीडियो में इसी पर एक पूरा एनालिसिस बनाने की कोशिश करूंगा, गोल्ड वर्सेस सिल्वर। दोस्तों, उम्मीद है इंसाइट मिली होगी आपको गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टमेंट के बारे में। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।